नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। शेयर बाजार लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट, मेरे साथ डिम्पी कालरा हैं। और कल बाजार खुलने से पहले हमने जो आपको कहा था उसे हम एक लाइन में ये भी कह सकते थे आपको कि आपको रोलर कोस्टर राइड अगर चाहिए तो दिन में बाजार को देखिएगा। वही हुआ, उठापटक रही बाजार में, वॉलेटिलिटी रही, चौपी रहा ट्रेड, लेकिन क्लोजिंग में बाजार को भनक पड़ गई कि एग्जिट पोल कैसा आने वाला है और वो रिफ्लेक्ट हुआ कल की क्लोजिंग में। अब आज सुबह जो संकेत हैं वो फिर से एक बार पॉजिटिव हैं। जी हाँ, पॉजिटिव संकेत है क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं सभी एग्जिट पोल में क्लियरली एक व्यू लिया गया है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। और इसीलिए जी बिजनेस का ये व्यू है कि आज मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और ये जो तेजी है इसे आप राइड कर सकते हैं क्योंकि कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग के बीच काफी कुछ बदला है। एसजीएक्स निफ्टी को आप देखिए 10,350 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है एक ऐसे दिन जबकि बाकी जो एशियन मार्केट्स हैं वो कमजोर है। यूएस में वीक क्लोजिंग थी, तो कल की जो तेजी थी वही आज मार्केट की ओपनिंग में एक्सटेंड हो सकती है। और आज निफ्टी 10,300 के पार निकला तो आपको 10,350-60 का जो दायरा है उस पर नजर रखनी है। अगर उसके भी ऊपर निकलता है निफ्टी तो फिर डेफिनेटली आपको 10,500 के टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहिए। लेकिन आज इंट्राडे बेसिस पर 10,330 से लेकर 10,350 का जो दायरा है वो अहम होगा निफ्टी के लिए। और इनफैक्ट इस समय अगर आप ऑप्शन चेन को देखें या फिर बाजार के सेटअप को भी देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट चाह रहा है कि एक बार के लिए इस दायरे को तोड़कर ऊपर निकले और ये जो 10,500 का लेवल है उसे ये साल खत्म होने से पहले दिखाए। अब इसका जो बड़ा ट्रिगर है वो है कल शाम आए एग्जिट पोल के आंकड़े। और ये जो आंकड़े हैं, क्योंकि हमने सोचा कि आपका काम हम आसान कर देते हैं तो हमने सारे जो एग्जिट पोल हैं उन्हें मिलाकर एक मेगा एग्जिट पोल किया, विच इज एन एवरेज एग्जिट पोल। और इस एवरेज के मुताबिक भी गुजरात में बीजेपी का लौटना तय है। तो क्या है ये एग्जिट पोल और इसके बाद मार्केट के लिए क्या ट्रिगर है, ये जानने के लिए चलते हैं डिम्पी के पास। डिम्पी बताइए। शुक्रिया मेर। करीब 7 चैनल्स में जो अलग अलग रिसर्च अलग अलग एजेंसीज के जरिए जो बोल निकल के आया उसको हमने सबको समअप कर दिया। इसलिए इतनी बड़ी वॉल है, इसलिए आप 2 आंखों से बड़े आराम से समझ लेंगे कि इस समय का एग्जिट पोल क्या कहता है। 7 चैनल्स को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ जी बिजनेस की स्क्रीन से आपको एवरेज भी पता लग जाएगी कि सभी चैनल्स इस समय क्या कह रहे हैं। शुरुआत करें टाइम्स नाउ से। उन्होंने बीजेपी को 109 दिया है। आप इस टैली में एक बार जरा गौर से देखिएगा, इस टैली में कहीं भी 100 से कम हम नहीं है। ये चीज नोटिस करने वाले, क्योंकि यही चीज मार्केट थोड़ा बहुत सुनना चाहता था कि 100 या 110 के आसपास आते हैं। टाइम्स नाउ ने 110 दिया, ये सब 109 दिया, ये सबसे कम है। और सबसे ज्यादा का जो आंकड़ा वो 135 का, जो कि टुडेज चाणक्य ने किया है। चाणक्य इस पोल में बड़ा माना जाता है, एक दिग्गज खिलाड़ी है। वो 135 कह रहा है बीजेपी को। हमने सबका पोल किया तो 115 का आंकड़ा आ गया। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस सिमट के रह जाएगी करीब 65 सीट के आसपास, जो एवरेज आती है। किसी ने भी कुछ ज्यादा बड़े आंकड़े नहीं दिए। इसमें 75 सबसे बड़ा आंकड़ा है जो कि हमको मिला है इंडिया टुडे की तरफ से। लेकिन चाणक्य कह रहा है कि सिर्फ 47 यानी कि 50 के भी नीचे कांग्रेस सिमट के रह जाएगी। 64 है। अदर्स का बोलबाला भी था, काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि वोट कटुआ जो होता है वो इस बार ज्यादा है, इसका असर दिखेगा। बिल्कुल नहीं दिख रहा। हमारे पोल के मुताबिक सिर्फ 1 सीट अदर्स के पास जाएगी। एक पोल जो है इंडिया टीवी का ये कह रहा है कि 3 सीट इंडिपेंडेंस के बाद होगा। लेकिन पोल ऑफ अ पोल यही बताते हुए कि बीजेपी खिल जाएगा गुजरात के अंदर। अब हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल के अंदर हालांकि 1 महीने पहले वोट हुए थे, उसके एग्जिट पोल रुके हुए थे गुजरात इलेक्शंस की वजह से, लेकिन वहां पर स्थिति बिल्कुल साफ आई है। टाइम्स नाउ ये कह रहा है कि 68 सीटों में से सिर्फ कांग्रेस को 16 सीटें मिलेंगी, बीजेपी खिल जाएगा यहां पे भी। तो पहाड़ पे भी बीजेपी खिल रहा है। इस समय सर्दियों के मौसम में जहां बर्फ पड़ रही है वहां पे भी कमल खिल रहा है। यह बीजेपी का पोल ऑफ अ पोल जो हमने कई चैनल्स का और सही अलग अलग एजेंसीज का जो क्लब करके आपके सामने रखा, उसमें 48 सीट 68 में से 48 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। 19 सीटों पे ही सिर्फ कांग्रेस सिमट के रह जाएगी। तो इस बार वीरभद्र राजा साहब चले जाएंगे। हो सकता है धूमल साहब की यहाँ पे उनकी ताजपोशी हो जाए। बिल्कुल, चलिए उनकी ताजपोशी तो होते होगी, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि मार्केट वैसे भी कोई 150 सीट्स मानकर नहीं चल रहा था बीजेपी के लिए। हालांकि बीजेपी ने खुद ने ये टारगेट रखा था अपने लिए, लेकिन मार्केट के लिए सबसे बड़ा कंफर्ट इस समय यह है कि 110 के ऊपर बीजेपी का टैली अगर आता है तो यही वो चीज है जो मार्केट ने प्राइस इन की थी। और 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आप इसे बहुत वीक
विक्ट्री नहीं कह सकते। 115 से 110 के बीच में अगर बीजेपी की सीटें रहती हैं। हालांकि चाणक्य का जो पोल है उसमें 11 सीट्स के मार्जिन के साथ प्लस माइनस 135 सीटें दी गई हैं बीजेपी को। हमारे साथ किरण यादव जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। किरण, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मॉर्निंग टू यू। तो आज 10,300 के पार तो लग ही रहा है ऑब्वियसली मार्केट। 10,350 आज चेस करेगा। वेरी गुड मॉर्निंग मीर जी। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 10,320, 10,350 ये बहुत इंपॉर्टेंट कंजेशन जोन है। ये क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा, पर अगर ये सफलता मिलती है तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। जब तक ये कन्विंसिंगली 10,320 के ऊपर रहता नहीं है दिन भर, तब तक मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। पोल एग्जिट पोल्स के नतीजे बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, उसके चलते हम गैप अप खुलेंगे। और हमेशा देखा गया है कि बहुत बड़े गैप से अगर खुलता है तो एक बार रिट्रेस होता है, पर अगर ये रिट्रेस होकर वापस एक बार 10,320 के ऊपर चलेगा तो मेरा मानना है कि 10,300 में जो कुछ कॉल में बिकवाली हुई है, राइटिंग हुई है, उसकी शॉर्ट कवरिंग के चलते हम 10,500 की ओर चलते नजर आएंगे इसी सीरीज में। बिल्कुल। अब ये जो एग्जिट पोल आए हैं उस पर ऑब्वियसली ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी है, क्योंकि इस बार तो गुजरात के चुनाव को लेकर बाजार में भी इतना टेंशन था कि कई ब्रोकिंग हाउसेस ने अपने रिसर्चर्स तक को भेजा था गुजरात में जमीनी हकीकत देखने के लिए कि आखिरकार सेंटिमेंट है क्या। तो ये जो एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद CLSA की एक बड़ी ही रोचक रिपोर्ट आई है, वो बताने के लिए संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, बताइए। मेहर, इनफैक्ट CLSA की जो रिपोर्ट है सच में काफी रोचक है। उनका ये भी कहना है कि बीते कुछ महीनों में जो इंसिडेंट्स हुए हैं गुजरात में, जो जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियोस बदले हैं, काफी रोचक हो गया था। पहले ये माना जा रहा था कि शायद ये वन साइडेड अफेयर होगा, बाजार इसे न्यूट्रल देखेगा, लेकिन अब जिस तरह से सिनेरियोस बदले थे और अब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके मुताबिक उनका ये मानना है, आप मान के चलिए कि बाजार में अब तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, एग्जिट पोल कह रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी और एग्जिट पोल के मुताबिक CLSA मान रहा है कि 99 से 135 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के हाथ 46 से 82 सीटें आती हुई दिखेंगी। उनका यह कहना है कि अगर बीजेपी को 110 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो जाहिर सी बात है बाजार को जो सेंटीमेंट है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी 22 साल के इतना लंबा जो शासन उनका रहा है उसके बाद वो आना स्वाभाविक था, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं वो अपने आप में एक पॉजिटिव पिक्चर पेंट कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की वापसी होगी, एक अपने आप में एक पॉजिटिव ट्रिगर है। 3 सिनेरियोस उन्होंने पेंट किए हैं इस एग्जिट पोल के आधार पर। उनका ये कहना है कि 100 से 110 सीटें अगर मिलते हैं तो उससे बाजार कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि 2012 के आसपास ही सीटें मिलती हैं। तो उस सिनेरियो में उनका मानना है कि कुछ ज़्यादा खास बड़ी बदलाव नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर बीजेपी की कोई बड़ी जीत की बात आती है, सीटें बढ़ती हैं, तो उस लिहाज से बाजार में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। एक सिनेरियो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये पलटता है एग्जिट पोल, अगर बीजेपी गुजरात में हारती है तो हो सकता है कि जो लोक लुभावने फैसले हैं उसकी जो आशंका है वो बाजार में बढ़ती हुई दिखे। तो उस केस में हो सकता है जो बॉन्ड मार्केट हैं उनमें भी हो सकता है जो प्रेशर हो शायद बढ़ता हुआ दिखे। तो ये एक CLSA की मेन रिपोर्ट है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा 3 और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई है। इसमें एक एडलवाइस एक छोटा टेक है, उनका कहना है कि 1 से 2% का जो एक गैप अप ओपनिंग है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है एग्जिट पोल के बेसिस पे। उसके बाद एक नॉर्मल कोर्स देखने को मिलेगा। नमूरा का एक टेक आया जिसमें उन्होंने रूपी के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। उनका ये कहना है कि एग्जिट पोल से एक तो भारत का और उसके साथ साथ रूपी का जो सेंटीमेंट है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। और उनका ये भी कहना है कि 2019 चुनाव को अगर आप फोकस करें तो ये जो एग्जिट पोल आए हैं ये बीजेपी के लिहाज से काफी बड़ा पॉजिटिव है। और आखिर में एक सिटी की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने निफ्टी का जो टारगेट है उसे अपग्रेड किया है। मेरे पहले ये टारगेट था 9,400 का, अब उसे बढ़ाकर 10,600 कर दिया है सिटी ने। उन्होंने FY19 के EV EBITDA बेसिस पे 18 टाइम्स का मल्टीपल दिया, जिसके बेसिस पे 1200 पॉइंट का जो अपसाइड है वो निफ्टी में अब दिया अपनी रिपोर्ट में। बिल्कुल, ये बड़ा ही रोचक है। चलिए संदीप, शुक्रिया ये सारी रिपोर्ट हमें बताने के लिए। अब डिम्पी, कल का जो सेटअप है वो बताइए, क्योंकि 2 चीजें हैं यहाँ पर जो स्क्रीन देखकर लगता है। एक, मार्केट थोड़ा लाइट गया था इस बार एग्जिट पोल में, हमने देखा था वो, और खासकर बीच में 2-3 दिन जब मार्केट काफी हल्का हुआ था तो उस समय अपनी पोजीशंस काफी लाइट कर ली थी मार्केट ने। तो शॉर्ट्स बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन एक प्रबल पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि आज एग्जिट पोल को भुनाकर अगर निफ्टी 10,300 10,330 के ऊपर टिक जाता है और सोमवार को नतीजे एक्सपेक्टेड लाइन पर आते हैं या फिर पॉजिटिव सरप्राइज के साथ आते हैं, तो क्लियरली जो फ्रेश बाइंग है, जो पैसा साइड पर है, वो तेजी से आएगा सोमवार को। और ये अगर आप देखें FNO में ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है।
बिल्कुल मिहिर दिख रहा, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि 10,300 की कॉल में कुछ ऐसे मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के फ्यूचर्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं, जहां आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाता हूं। कल हालांकि मार्केट धीरे धीरे स्मेल करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार बाजार में और एग्जिट पोल के अंदर हो क्या रहा है। ये तो एफआईज और डीएस के आंकड़े हैं, क्योंकि ये 1000 करोड़ से कम के हैं, इसलिए जरा मीनिंग अब इनका बनता नहीं इस एग्जिट पोल के अंदर। लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देखिए शॉर्ट कवरिंग कल शुरू हुई है, 33 अंकों का प्रीमियम, ये इंडिकेट कर रहा है कि सौदे कल भी नहीं कट रहे थे, यानी कि तेजी के। कल कुछ शॉर्ट कवरिंग आई है, कल थोड़ा डर था, जब एग्जिट पोल आए तो डर आज निकलेगा, इसलिए आज आप देखेंगे पहले हाफ में शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद जब बाजार थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि गैप के साथ खुल रहा है, उसके बाद कुछ आपको बाइंग आती हुई दिख सकती है। इसलिए आप जो अभी आप बात कह रहे थे ना कि मार्केट के अंदर थोड़ा आज भी चॉपीनेस रहेगा, लेकिन बाजार ऊपरी तरफ ज्यादा देखेगा, ये मार्केट इंडिकेट फ्यूचर से कर रहा है। जरा बैंक निफ्टी भी देखिए, ये एक बेस बनाने का काम कर रहा था। बैंक निफ्टी के अंदर भी टिपिकली वही है, 9% का शॉर्ट घटे हैं, यानी कि मंदी कट गई है और यहां पे कुछ हद तक तेजी आई है। आज इसके लिए भी 25,200 का इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं पे अपने आपको सपोर्ट देखेगा, तेजी और आएगी। फर्स्ट हाफ में ये भी गैप के साथ खुलेगा, उसके बाद तेजी आने वाली है। जब आप बात ये कह रहे हैं कि हाँ 300 के 350 का एक बेस बना हुआ है, तो क्या 500 जाएंगे? जरा 10,500 की कॉल आप दिखा सकते हैं। इस कॉल को सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद नीचे की कॉल्स पे आएंगे। पहले 10,500 की कॉल देखें, यहां पर एक अच्छी खासी बाइंग बनती हुई दिखेगी आपको आज के सेशन में। हालांकि अभी एग्जिट पोल का वेट रहेगा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट करीब 9 का है और 50 रुपए से कम की कॉल है, तो आज ज्यादातर ट्रेडर्स इस कॉल पे उतर के आके मिहिर काम करना एक बार शुरू करेंगे। अगर ये पोल ऑफ अ पोल जो हमने किया बिल्कुल सटीक बैठ जाए तो 10,500 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आज कम से कम 100% का प्रीमियम इस कॉल के अंदर जुड़ सकता है। एक बार अगर आप कोई पुट शॉर्ट करना चाहते हैं, मंदी से बाहर आना चाहते हैं, तो 10,000 की पुट और 10,100 की पुट, मिहिर इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये कॉल पुट का डाटा ये कहता है कि आज फ्रेश बाइंग 10,400, 10,500 की कॉल में और फ्रेश शॉर्टिंग 10,000 और 10,100 की पुट में दिखेगी। तो मार्केट का सेटअप ठीक है, आज एसएक्स निफ्टी ठीक है, एग्जिट पोल अब तक बाजार के फेवर में खड़े हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अगर यूएस से थोड़ी कमजोरी भी दिखी, आज तो काउंट ही नहीं हो रही है। मयूरेश, आज मार्केट गैप के साथ खुल रहा है, उसके बाद क्या करना है? खुलेगा 50-60 पॉइंट ऊपर, समझ में आ गया, उसके बाद मॉर्निंग डिम्पी जी, आई थिंक जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ, आई थिंक रिएक्शन कंसिडरिंग द एग्जिट पोल्स पॉजिटिव होंगे। शॉर्ट कवरिंग बहुत ऑब्वियस थी कल मार्केट में लेटर हाफ में, और यहाँ पे एक रिलीफ रैली ज़रूर देखने मिलेगी। अगर मंडे को ये वैलिडेट होता है तो आई थिंक ये मोमेंटम और भी मार्केट्स को ऊपर लेके जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स से ही फोकस रखना चाहिए, बिकॉज वंस दिस इवेंट इज़ ओवर मार्केट वापस कॉर्पोरेट अर्निंग्स, बजट लेके आएगा और ग्लोबल क्यूज इस पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो मेरे ख्याल से येस, आई थिंक पॉजिटिव स्टार्ट टू द मार्केट, बट जो पॉजिटिवली लिंक सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट रिफॉर्म्स को, प्राइवेट सेक्टर बैंक, चुनिंदा पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, पावर ईपीसी कंपनीज, रोड ईपीसी कंपनीज, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा फोकस रहना चाहिए। और अगर ये तेजी बरकरार रही तो आई थिंक अगला नारा होगा अब की बार 11,000। अभी हम ब्रेक में मयूर से यही बात कर भी रहे थे, और इनफैक्ट मैं चाह नहीं रहा था कि हम चैनल पे ये बात करें, लेकिन मैं यही कह रहा था कि ये मार्केट अगर सोमवार को एक्सपेक्टेड लाइन पर या पॉजिटिव सरप्राइज मिलता है एक्चुअल काउंटिंग में, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि बजट के पहले ही 11,000 का आंकड़ा निफ्टी एक बार दिखा दे और फिर लाइट हो जाए बजट के पहले। मयूरेश, नहीं बिल्कुल मुमकिन है मीर जी, और मेरे ख्याल से आई थिंक जितने हम क्यूज फेस कर रहे हैं डोमेस्टिक साइड पे, आई थिंक थोड़े वीक्स जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक जो सरकार रिफॉर्म्स कर रही है और जैसे हम देख रहे हैं, आई थिंक द वर्स्ट इज प्रॉब्ली देयर इन द प्राइस मैक्रो डेटास के हिसाब से। तो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो 29% पे है, अगर हम देखें जो गवर्नमेंट कंस्ट्रेंट है स्पेंडिंग पे, आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक गवर्नमेंट विल बी फार मोर जुडिशियस नेक्स्ट ईयर एज दे रोल आउट देयर प्लान्ड एक्सपेंडिचर टारगेट्स। और प्राइवेट केपेक्स इन माय ओपिनियन शुड रिकवर इन द नेक्स्ट 3 to 4 quarters एंड कॉर्पोरेट अर्निंग शुड कम बैक टू 13-14%। तो मीडियम और लॉन्ग टर्म से मैं काफी बुलिश और काफी बुलिश रहूंगा मार्केट की। ठीक है, तो एग्जिट पोल और सारा सेटअप देखने के बाद ये तो समझ में आ रहा है कि बाजार तेज है, लेकिन इस तेजी वाले शेयर कौन से हैं
इसमें मुनाफा कहां पे किन शेयर्स के साथ छुपा हुआ है, जरा वो ट्रेडिंग कॉल्स भी समझ लेते हैं। रजत बताएं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। गुजरात बेस्ड कंपनियों पे नजर रखें। चॉइस ब्रोकिंग ने पहला शेयर उसी में से चुना है GHCL। इस स्टॉक पे तेजी बन सकती है। आज के लिए जो टारगेट दिया गया है वो है 307। केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो है वो एक्शन में इस समय मार्केट पे 307 के लिए GHCL खरीदें, 293 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। दूसरा चंबल फर्टिलाइजर, इस स्टॉक पे भी खरीदारी करने की सलाह है। आज के लिए टारगेट है 154, स्टॉप लॉस आपको 143 के जोन पे लगाना होगा। डीसीबी बैंक, कल अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश थी स्टॉक की और बैंकिंग स्टॉक्स पे मूव पॉजिटिव था, कल लोअर एंड से खरीदारी थी। डीसीबी बैंक अब 193 का टारगेट है और 182 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। इन्वेस्टर पॉइंट की राय है आईटी सेक्टर पे टेक महिंद्रा उनको पसंद है, यहां से समझते हैं तेजी पकड़ेगा तो 530 तक पहुंच सकता है और स्टॉप लॉस आपको 508 के जोन पे लगाना होगा। और फार्मा में है सिप्ला, जिसमें अच्छी पोजीशंस बनती हुई नजर आई, इसमें अब 610 तक का टारगेट है और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 585 अगर आप सिप्ला पे पॉजिटिव ट्रेड करते हैं तो। एक्सिस सिक्योरिटीज मानता है जो सीमेंट पैक में बीते कुछ दिनों में तेजी पकड़ी है, इसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट की जो चाल है वो और स्ट्रांग हो सकती है। आज का टारगेट वो दे रहे हैं 455 से 460 के जोन्स पे और स्टॉप लॉस आपको 433 का कैरी करना होगा। और एक इंटरेस्टिंग पिक है आईडीबीआई कैपिटल की SBI लाइफ पे, ये मानते हैं तेजी बनेगी तो 694 तक पहुंच सकता है ये स्टॉक। स्टॉप लॉस छोटा सा 673 का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में। ठीक है, ये कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स है जिसपे आप ध्यान रख सकते हैं और साथ ही साथ हम आपको दिन भर की रणनीति क्या हो सकती है निफ्टी पर और साथ ही सेंसेक्स पर, वो आप जी बिजनेस व्यू के जरिए देख पा रहे हैं कि आज मार्केट में क्या होने वाला है। आज 10,330 350 के ऊपर ही तेजी और बढ़ती हुई हमको नजर आएगी। खैर गैप अप के साथ भी हम ये लेवल्स देख सकते हैं आज के। किरण, आपकी तरफ से कैश के एक शेयर जिसपे सबसे ज्यादा कन्विक्शन आपकी स्ट्रांग है? नैटको फार्मा रहेगा डिम्पी जी। नैटको फार्मा ने पहले दो तीन चीजें इसमें, एक तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है बाकी फार्मा स्टॉक के अगर कंपेयर करते हैं तो। बाकी के प्रैक्टिकली हर एक फार्मा स्टॉक थोड़ा सा निचले स्तर पे दिखाने के लिए दिखा रहा है, पर ये स्टॉक 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात, जो कल की मूव है वो काफी सराहनीय है। अच्छे कंसोलिडेशन के बाद करीबन 2.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद कल ये मूव हुई। वॉल्यूम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। ऐसे वॉल्यूम्स हमने पिछले 2-3 महीने में एक आध बार ही देखा होगा और डिलीवरी मार्जिन बहुत स्ट्रांग देखने को मिली। तो मेरा मानना है कि नैटको फार्मा में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉप लॉस आपका बहुत नजदीक है, 990 के करीब होगा, यानी करीबन 35-40 रुपीज नीचे। और इधर से टारगेट मेरा बहुत बड़ा है, करीबन 1150-1200 अगर आप 2 महीने का व्यू लेते हैं। ठीक है मयूरेश, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एक शेयर आपकी तरफ से जो आप ऐड करना चाहेंगे आज? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक काफ़ी पॉकेट्स एक्शन में रहेंगे। तो जहाँ जहाँ आई थिंक एक शॉर्ट कवरिंग की बहुत ज़ोरदार ये थी, स्पेशली बैंक्स, तो बैंक्स NBFCs में एक ज़ोरदार बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो ICICI बैंक आई थिंक मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है आई थिंक प्राइवेट स्पेस से। और NBFC से अगर मैं बात करूँ तो M&M फाइनेंशियल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इसमें भी मुझे लगता है आई थिंक एक शार्प बाउंस बैक आ सकता है। ठीक है, ICICI बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, दो ऐसे शेयर्स हैं जो कि मयूरेश की तरफ से भी दिए गए हैं, तो आपको 3 शेयर मिल गए। फर्स्ट इज नेटको फार्मा, ICICI बैंक एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जो आपको जिसपे हमारे आज के दोनों मेहमानों का कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा सारी ट्रेडिंग कॉल्स भी आपने नोट कर ली होंगी। अब कुछ खबरों वाले शेयर्स की बारी है। अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए आज का स्टॉक्स इन न्यूज। बताएं अंचल। शुक्रिया डिम्पी। स्टॉक्स इन न्यूज में शुरू, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी दोनों मार्केट में काफी एक्शन है, लेकिन पहले शेयरों से ही शुरुआत करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज आपकी फोकस लिस्ट में होना चाहिए। कल शाम कंपनी ने अनाउंस किया कि सभी PV जो पैसेंजर व्हीकल है और जो कमर्शियल व्हीकल है उन सभी गाड़ियों के दाम बढ़ाए गए हैं और अक्रॉस द बोर्ड 3% तक दाम बढ़ाए गए हैं। जो नई रेट्स हैं ये 1 जनवरी से लागू हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट आज डेफिनेटली शेयर पे देखने को मिलेगा। साथ ही HDFC ग्रुप, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों ही शेयरों पे फोकस रखिएगा। दोनों ही कंपनियों की बोर्ड बैठक है। HDFC लिमिटेड की 19 तारीख को बोर्ड बैठक है और HDFC बैंक की 20 तारीख को बोर्ड बैठक है। क्रिटिकल रहेगी HDFC बैंक की बोर्ड बैठक क्योंकि इसमें QIP के जरिए रकम जुटाने पर फैसला लिया जाएगा और साथ ही प्रमोटर्स को जो HDFC लिमिटेड है उनको प्रेफरेंशियल शेयर जारी करके भी रकम जुटाने की योजना है और इसीलिए HDFC लिमिटेड भी बैठक कर रहा है क्योंकि अगर प्रेफरेंशियल शेयर आते हैं तो उसको किस तरह से पे आउट होगा, वो फंड कैसे होगा, अगर रकम जुटानी होगी तो कितनी जुटानी होगी, उस पर फैसला 19 तारीख की बोर्ड बैठक में HDFC लिमिटेड लेगा।
दूसरी ओर टाटा मोटर्स पे ही फोकस करिएगा, यहाँ पे तेजी के आसार हैं। कारण ये है कि 250 टिगोर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टिगोर्स हैं, जो टिगोर का इलेक्ट्रिक वर्जन है, वो इसने सप्लाई करने के लिए ऑर्डर जो था इसका EESL का, उसको करेगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रिगर है। एक और ट्रांस जा रहा है EESL को, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आज टाटा मोटर्स पे आता हुआ दिखेगा। लेदर स्पेस अक्रॉस द बोर्ड डिम्पी आज तेज रहेगा और कारण ये है आज कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में लेदर सेक्टर को पैकेज दिया जा सकता है। 2600 करोड़ का राहत पैकेज है और इसको मंजूरी मिल सकती है और इसका ये एक बड़ा इंपैक्ट रहेगा अक्रॉस द बोर्ड लेदर स्पेस में। जहां तक रही बात प्राइमरी मार्केट की, आस्टन पेपर का IPO आज से खुलेगा। IPO 20 तारीख तक खुला रहेगा और जो प्राइस बैंड है 45 से 50 रुपीस पर शेयर के बीच में रखा गया है। IPO से कंपनी कुल 70 करोड़ जुटा रही है, जिसमें 1.4 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। दूसरी ओर शेल्बी लिमिटेड, जिसका IPO आया था, एक अच्छा रिस्पांस मिला था, आज उसकी लिस्टिंग है फाइनली। 248 का इशू प्राइस तय किया गया है और जो प्राइस बैंड था 245 टू 48 था। लास्टली प्रैक्सिस होम फ्यूचर रिटेल की डीमर्ज्ड एंटिटी है, इसकी आज लिस्टिंग होगी। फ्यूचर रिटेल के शेयरधारकों को हर 20 शेयर पे 1 शेयर प्रैक्सिस का दिया जाएगा। कल एग्जिट पोल आने के बाद से आप लगातार सबसे बड़ी कवरेज जी बिजनेस पर देख रहे हैं। आज भी बाजार के तेजी के साथ खुलने की उम्मीद है, लेकिन गुजरात की ये जो चुनावी हलचल है उसी के बीच बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस की पिछली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी के मुताबिक बैंक्स में एनपीए की जो मौजूदा स्थिति है और जो चुनौती है उसके लिए यूपीए सरकार जिम्मेदार है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जिस तरह 2008 से 2014 के बीच लोन बांटे गए, उसी की वजह से आज बैंक्स में एनपीए की समस्या इतनी गंभीर हो गई है। हमने उनसे खास बातचीत की थी, सुनते हैं एक बार क्या कहा उन्होंने। मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती एनपीए की इश्यूज पे। करीब 4 साल का वक्त हो गया है तो सरकार को एनपीए का सोल्यूशन निकालना चाहिए था, लेकिन आपने जो फैक्ट्स और फिगर्स दिए हैं वो काफ़ी कुछ कह रहे हैं। जो आंकड़े हैं जिसमें आपने कहा कि 6 साल के दौरान 3 गुना बढ़े हैं जो एनपीए के आंकड़े थे, एनपीए नहीं लोन की जो आंकड़े थे, और इसमें उतनी जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई। कौन कौन से फैक्ट्स थे और क्या फिगर्स हैं? 2008 में कुल जो बैंकों का लोन था वो मात्र लगभग 3 गुना सिर्फ 6 साल में बैंकों का लोन होना, जबकि जीडीपी कोई 3 गुनी नहीं बढ़ी थी। ये अपने आप में दर्शाता है ये लोन ग्रोथ लगभग कुछ वर्षों में 14-15%, कुछ वर्षों में 25% हर वर्ष लोन का ग्रोथ हुआ। अब ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि जो इनएलिजिबल बोरोवर्स थे, जो प्रोजेक्ट्स वास्तव में वायबल ही नहीं थे, जो प्रोजेक्ट्स का ऋण जितना लगना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा दिया गया, और इस पूरे दौरान राजनीतिक दखलंदाज भी होता था लोन देने में। इस दौरान कई प्रोजेक्ट्स इसलिए भी फंस जाते थे क्योंकि भ्रष्टाचार था कोयले के ब्लॉक के आवंटन में, भ्रष्टाचार था स्पेक्ट्रम के आवंटन में, एनवायरमेंट क्लियरेंस लेनी हो, कोई और अप्रूवल लेना हो, उसमें भ्रष्टाचार था। मैंने कल ही बताया कांग्रेस के महासचिव के स्वयं के निर्देश पे एनवायरमेंट क्लियरेंस देना या नहीं देना ये तय होता था। ऐसी परिस्थिति में कई कंपनियां और कई लोन जो यूपीए के समय, कांग्रेस के समय दिए गए थे, वो वास्तव में एनपीए 2014 के पहले ही हो गए थे, लेकिन उनको एवरग्रीन किया जाता था। नए लोन दे के पुराने लोन का भुगतान दिखा के लोन को रेगुलर दिखाया जाता था। कई बार रीस्ट्रक्चर करके अकाउंट को दिखा दिया कि ये ठीक हो जाएगा आगे चल के, और असली एनपीए कभी सामने देश के लाया ही नहीं गया। 2015 अगस्त में रिजर्व बैंक ने एसेट क्वालिटी रिव्यू करके असलियत देश और दुनिया के सामने रखी। इसमें एक भी लोन ऐसा नहीं है, एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो हमारी सरकार आने के बाद जिसको लोन दिया गया हो। ये सब लोन्स पुराने लोन्स हैं, कांग्रेस के समय के लोन्स हैं, जिनका आज देश को असली पर्दाफाश करके हमने सामने रखा है। ठीक है, सरकार लोन पर पर्दाफाश कर रही है, लेकिन जेटली साहब जो कि वित्त मंत्री है इस देश के, वो कह रहे हैं कि वित्तीय स्थिति बैंकों की सुधारनी होगी, ये उनकी प्राथमिकता की लिस्ट में सबसे ऊपर है। फिकी के एजीएम में वो बात कर रहे थे, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। And when we look at the immediate next year, I think in addition to the areas that I've just indicated, fixing the banks and completing the unfinished task of strengthening the public sector banks, I think is
unquestionably one of the most important agendas on the table today. We've already announced a detailed recapitalization plan, and the idea behind this plan is to ensure that the ability of the banks to support growth. मीर, क्या वित्त मंत्री की आज जो बैठक है बैंकर्स के साथ, ये कुछ वैसे ही अनएक्सपेक्टेड कुछ नंबर्स आ सकते हैं जैसे एक बार रिकैपिटलाइजेशन के आगे थे 2 लाख करोड़ एकदम से आगे थी रकम? नहीं, देखिए आज की जो बैठक है वो दरअसल प्री बजट है, तो इससे कोई आंकड़ों की तो उम्मीद नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि अगर एग्जिट पोल की तर्ज पर ही एक्चुअल नंबर्स भी आते हैं सोमवार को, तो फिर मार्केट के पास एक बड़ा क्लियर व्यू होगा बजट तक का। और फिर एक जो खतरा था मार्केट, देखिए मार्केट क्यों चलेगा, ये 110-120 सीट बीजेपी की तो प्राइस इन थी मार्केट में, लेकिन जो अनसर्टेनिटी रहती मार्केट में, अगर कहीं वीक मैंडेट आता तो कि यार क्या पता बजट पॉपुलिस्ट तो नहीं हो जाएगा, सरकार जो रिफॉर्म्स है उससे पीछे हटना तो शुरू नहीं कर देगी, तो ये सब अनसर्टेनिटी निकलेगी रास्ते से जैसे ही, तो वो मार्केट के लिए बड़ा क्लियर व्यू दे देगा, तो वो होने की संभावना ज्यादा है। आज की बैठक से कोई बड़ा आंकड़ा नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ ये जो खबर आई है कि सरकार इस बार बजट में पहली बार एक रोजगार से जुड़ी बड़ी योजना का अनाउंसमेंट कर सकती है और उन कंपनीज को इंसेंटिव दिया जा सकता है जो कि ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये चुनावी स्ट्रेटजी तो नहीं है? चुनावी है भी अगर स्ट्रेटेजी, तो भी आप इसे इस तरह से देखिए कि इससे कंपनी काफी हद तक मजबूर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एटलीस्ट उन्हें एक प्रेरणा मिलेगी कि जो केपेक्स साइकिल है उसे फिर से शुरू करें। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट्स के अंदर इस चीज का ध्यान रखा जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कहां पे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। एक बार जरा मार्केट का सेटअप वापस देखें, 60 अंकों की मजबूती के साथ अभी 250 के ऊपर है और 81 अंक एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। इसका मतलब आज मार्केट ठीक ठाक काम करेगा। जो 2-3 चीजें अब तक हमको समझ में आई, एक तो नेटको फार्मा पे आप किरण कह रहे हैं कि जरा ध्यान दे सकते हैं, इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स भी आज फोकस में रहने वाले हैं। एक तो वित्त मंत्री की बैठक है और साथ ही साथ बैंकिंग पे आज शॉर्ट कवरिंग भी ड्यू है। हेमंत ठुकराल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बाद में ब्रेक लेंगे, फिर हेमंत से बात कर लेते हैं क्योंकि अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत, शुक्रिया समय देने के लिए। आज मेरे को लगता है आपकी तपस्या भी शायद थोड़ी सी पूरी हो रही है। आप देख रहे थे, बार बार नजर रखे होते कि यहाँ 200 नहीं टूटे, 300 नहीं टूटे, अब एग्जिट पोल आपको आज थोड़ा अच्छा पुल बैक दे देगा। सर कितना पुल बैक है? ये 10,500 वाला है? देखिए डिम्पी, गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से डिम्पी सबसे पहले जो अहम चीज थी जो मैं मीर उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे कि 10,180 मार्केट किसी तरह से रिस्पेक्ट दे। मार्केट ने 10,130 से सपोर्ट लेकर वापस 10,180 के ऊपर बंद किया, जो एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। तो मेरे हिसाब से क्लोजिंग बेसिस स्टिल 10,180 इज प्रोटेक्टेड, जो मुझे बहुत अच्छा साइन लग रहा है। बट अगर बाजार को बहुत अच्छी तेजी देनी है तो मैं ट्रेड करूंगा निफ्टी में प्लस ओनली अबव 10,350। अगर 10,330, 10,340 के ऊपर सस्टेन करता है तो 10,500, 10,550 टच करना ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी भी वेट एंड वॉच में है, क्योंकि मार्केट अभी भी एक रेंज में ही है 10,180 से 10,350। लेकिन इन डेवलपमेंट्स में जो अच्छी डेवलपमेंट होगी वो कि विक्स मुझे आज नीचे फिसलता हुआ नजर आएगा, जो एक अच्छी डेवलपमेंट है बुल मार्केट्स के लिए। दूसरा ये कि बाजार 10,300 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करे, दैट विल बी अ वेरी बिग इनकरेजिंग साइन फॉर अस। तो मेरे हिसाब से आज ये दोनों ही चीजें देखने वाली हैं, विक्स कितना फिसलता है और बाजार 10,300 के ऊपर कितना अपने आप को सस्टेन कर पाता है। हेमंत, इनफैक्ट आज के लिए अगर हम देखें निफ्टी को, ये मानकर चलते हैं कि 10,300 के ऊपर ये टिकता है। अब 10,330 से लेकर 10,350 के बीच का दायरा जो है उसमें आज के लिए निफ्टी टिक जाता है और फिर सोमवार को रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड लाइंस पर आते हैं, कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी पॉजिटिव सरप्राइज अगर निकल कर आता है तो क्या हम ये उम्मीद करें कि फिर आपको सोमवार या फिर एटलीस्ट अगले हफ्ते के लिए 10,400 या फिर 10,500 तक की तैयारी रखनी चाहिए? देखिए अमीर, मैंने जैसे अभी कहा कि अगर 10,300 के ऊपर सस्टेन करता है और मंडे को पॉजिटिव न्यूज भी आती है तो फिर मेरे हिसाब से मार्केट विल टेस्ट न्यू ऑल टाइम हाइज। तो उसमें फिर मुझे दोहरा ही नहीं है कि मार्केट एक बार 10,500 टेस्ट करेगा और वो इसी सीरीज में फिर टेस्ट करेगा। क्योंकि अगर हम ऑप्शंस का सेटअप भी देखें मीर, तो 10,000 पुट में शुरू से सबको विश्वास था, क्योंकि वहां ओपन इंटरेस्ट एडेड था। कल वहां 96 लाख शेयर हो गए
और आज आप मान के चलिए कि बाजार चाहे 40 या 50 पॉइंट भी ऊपर खुलता है तो कम से कम वहां पे 50% प्रीमियम टूट जाएंगे, क्योंकि विक्स नीचे आएगा थोड़ा सा। तो एक चीज तो पक्की है कि 10,000 और 10,200 ये जो रेंज है ये सपोर्ट बन रही है। अब अगर 10,300 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो जो कॉल राइटर्स पिछले 3-4 दिन में जुड़े हैं 10,400 पे, 10,300 पे, उनकी अनवाइंडिंग शुरू होगी, विच विल हेल्प निफ्टी टू मूव टुवर्ड्स 10,500। तो मेरे हिसाब से अगर 10,300 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है तो डेफिनेटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रीटेस्टिंग ऑफ प्रीवियस हाइस, दैट इज 10,500 लेवल्स। ठीक है, अब कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, उसमें पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एग्जिट पोल पे तो सभी कह रहे हैं कि हाँ बाजार अच्छा है। अब उस रिपोर्ट में जी एंटरटेनमेंट पे खरीदारी की राय है, ये मोतीलाल ओसवाल की 690 का टारगेट है। किरण चेक करें जरा डाटा, हमारी ग्रुप कंपनी है जी एंटरटेनमेंट। सॉरी, स्टॉक का नाम नहीं सुना। जी एंटरटेनमेंट। ओके, जी एंटरटेनमेंट टेक्निकली एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है, करीबन 565 के करीब। इसके नीचे जाने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, बहुत अच्छा स्ट्रांग है। और मेरा मानना है कि जो पिछला स्विंग टॉप था जो कि अक्टूबर 2016 का, और करंट लेवल्स पे अगर देखा जाए तो बहुत नजदीक है, तो रेजिस्टेंस के नजदीक है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम करेक्शन हो रहा है। पर मेरा मानना है कि 582 के ऊपर जब ये स्टॉक चलना चालू कर देगा तब ये एक नए दायरे में चला जाएगा, और फिर मेरा मानना है कि 650, 655 के भी लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। पर मैं इंतजार करूंगा 582 के ऊपर की क्लोजिंग का। 582 के ऊपर की क्लोजिंग का इंतजार होगा। महिंद्रा लॉजिस्टिक को एक्सेस कैपिटल की एक रिपोर्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। एक्सेस कैपिटल ये कह रहा है कि ये आप इस पे बाय करें, उन्होंने कवरेज शुरू कर दी है, 525 का टारगेट दे रहे हैं। मयूरेश, आपकी रिकमेंडेशन महिंद्रा लॉजिस्टिक पे, एक्सेस बैंक कह रहा है खरीदो इसको। नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक लॉन्ग टर्म स्टोरी बिल्कुल बरकरार है ये स्टॉक के साथ, और इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कपल ऑफ क्वार्टर्स अर्निंग्स। तो लॉजिस्टिक शेयर्स में आई थिंक नवकार कॉर्पोरेशन इज समथिंग दैट आई स्टिल लाइक ऑन 2 काउंट्स। एक, आई थिंक जैसे इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है, CFS जो JNPT इनका एक बहुत अहम ऑपरेशंस का हिस्सा है, वहाँ पे एक बहुत सिग्निफिकेंट लेवरेज आएगी। और दूसरा जो रेल कनेक्टिविटी है वापी के, जो वॉल्यूम्स नहीं कर पा रहे थे विद ICD, उससे वजह से टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त आ सकती है। वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे ख्याल से आई थिंक डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत अच्छी है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, बट बॉटम अप अप्रोच से आई थिंक नवकार कॉर्पोरेशन इज समथिंग दैट आई लाइक। ठीक है, इस बीच HDFC सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट डॉक्टर रेड्डीज पे है। वो रेटिंग तो सेल से बढ़ाकर उन्हें न्यूट्रल कर दी और लक्ष्य भी बढ़ा दिया, ये 2400 का लक्ष्य कर दिया, पहले जो 2200 का था। हेमंत, ये डॉक्टर रेड्डीज पे आज ही पोजीशन लेके रिपोर्ट कह रहा है कि हाँ बढ़ा जा सकता है इसके साथ अभी थोड़ा आगे। देखिए डिम्पी, पिछले 2 दिन में हमने देखा है डॉक्टर रेड्डी में लगातार शॉर्ट कवरिंग होते हुए। मेरे लिए 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये कि स्टॉक में 2400 पे जो कॉल राइटर्स है वो अभी भी डटे हुए हैं, तो वो मैं देखना चाहूंगा कि ऊपर जाके अनवाइंड होता है या नहीं होता है। दूसरा अहम लेवल है 2332, 2335, स्टॉक उसके आसपास आ गया है। वो एक ऐसा सपोर्ट था जो पिछली बार डॉक्टर रेड्डी ने नीचे की तरफ तोड़ा है। तो 2340, 2335 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक रैली बन सकती है टूवर्ड्स 2440। तो मैं आज वेट एंड वॉच में रखूंगा कि 2335 को क्रॉस करता है या नहीं करता है। और 2450 के ऊपर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक 2400 के कॉल राइटर्स अपनी जगह से नहीं हटेंगे तो मुझे नहीं लगेगा कि 2420, 2430 के ऊपर की रैली दिखनी चाहिए। बिल्कुल। मयूरेश, आपकी क्या पिक्स होंगी? जैसे आपने कहा भी कि एक्चुअली अगर सेटअप ठीक रहता है तो आपको 11,000 तक की तैयारी करनी चाहिए बजट तक। सो यू नो, कीपिंग दैट इन माइंड, आप इस समय फ्रेश लॉन्ग अगर किसी को क्रिएट करने हो और वो भले ही सोमवार तक वेट करे, लेट्स अज्यूम कि सोमवार को करेगा फ्रेश लॉन्ग, तो वो कहां पर होना चाहिए? तो अगर सब ठीक ठाक होता है मीर जी ऑन मंडे अगेन, और अगर जो आउटसाइड जोकर इन द पैक है क्रूड और डोमेस्टिक मैक्रो फैक्टर्स, मेरे ख्याल से आई थिंक बैंकिंग, जैसे मैं कह रहा हूँ ICICI बैंक बहुत चुनिंदा लगता है या ऑन एवरी डिक्लाइन। मिड कैप में से आई थिंक सेंचुरी प्लाई इज समथिंग विच इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि जितना आई थिंक अनऑर्गेनाइज शेयर है ये पार्ट ऑफ द बिजनेस में, आई थिंक अच्छा खासा भी GST इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइज प्लेस की तरफ आएगा। जैसे इनके लैमिनेट की कैपेसिटी बढ़ रही है फ्रॉम 4.8 मिलियन शीट्स टू 7.2 मिलियन शीट्स,
और जैसे रियलाइजेशंस बढ़ेंगे मेरे ख्याल से आई थिंक जो लेवरेज आएगी बैलेंस शीट पे ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगी। दूसरा होगा आई थिंक सेरेमिक स्टॉक्स, और सेरेमिक स्टॉक्स में इन पर्टिकुलर एशियन ग्रेनिटो ऑन डिक्लाइंस। जैसे उन्होंने एक्विजिशन किया आर्टिस्टिक सेरामिक का, रस गैस के साथ इनका एक कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू पे, डिस्काउंटेड वैल्यू पे गैस सप्लाई का एक अग्रीमेंट है, इसके वजह से मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ कैन बी क्वाइट सिग्निफिकेंट, जैसे इनकी रिटेल रीच बढ़ेगी मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ भी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू एक्रीशन आ सकती है। एंड अगेन आई थिंक एज आई सेड एनबीएफसीज में आई थिंक चुनिंदा अगर हम शेयर्स देखें तो आई थिंक एमएनएम फाइनेंशियल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट ऑन डिक्लाइंस इंटरेस्टिंग प्लेस हो सकते हैं, बिकॉज एज रूरल इकोनॉमी इम्प्रूव्स और जैसे फोकस रह सकता है रूरल इकोनॉमी पे बजट के द्वारा, मेरे ख्याल से एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन यहाँ भी देखने को मिल सकती है। तो आज मार्केट तो गैप अप ओपन कर रहा है, ये आपको सेटअप पता लग गया। आज मार्केट्स का व्यू आपको हमने सामने आपके रख दिया कि आज बाजार कैसे चलेगा, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक से कैसे पैसा बनाना है ये सेगमेंट टू सेगमेंट आपके सामने चीजें रख रहे हैं। पहले ब्रोकिंग हाउसेस, खबरों वाले शेयर्स आप देख चुके हैं, अब वायदा के शेयर यानी कि सुपरफास्ट फ्यूचर्स में आज कौन से शेयर्स हैं अब ये देखते हैं। सबसे पहले आज का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। कल बाजार भले ही थोड़ा रोलर कोस्टर राइड में हो, कल तो मार्केट का व्यू भी आपके काम आ गया, यानी कि इंडेक्स से तो अपने अच्छे पैसे बनाए होंगे, कम से कम 70 से 80 पॉइंट का इंट्राडे गेन आपको मिला होगा। और एक कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स भी हैं ये 20,000 के आंकड़े को फिर से पार कर गए, तो हमको तो गर्व है बताते हुए, और उम्मीद भी करते हैं कि आगे चल के इसी तरह का उससे भी बेहतर रिटर्न कार्ड आपको मिलेगा। वो कार्ड कल आपको देगा 18,500। ये गैप अप के बाद वाला हिस्सा है। एनबीसीसी और आरईसी सेल मिले थे, वहां से भी 12,000 हमारे अकाउंट पे जुड़े, तो यहाँ पे कुल मिला के फायदा करीब 30-35 हजार का बन गया है। आज भी उम्मीद करते हैं कि मुनाफे वाली कॉल्स आपको फिर से मिलेंगी। 3 मेहमान जिनसे आज हम ट्रेड लेंगे, जिनसे हम समझेंगे, उसमें एक हेमंत ठुकराल से जानेंगे, साथ ही किरण से भी समझेंगे आज की ट्रेडिंग कॉल्स। हेमंत आपसे शुरू करें, आज आपकी 2 F&O की बेहतरीन कॉल जिससे आज अच्छा आपको ट्रेड मिल जाएगा इस गैप अप वाले मार्केट में भी। देखिए 2 स्टॉक्स मैंने ऐसे चूज किए हैं जो मुझे ऐसे लग रहे हैं दे आर, एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और एक इज कमिंग आउट ऑफ अ बेयरिश ट्रेजेक्टरी। तो पहले मैं उसकी बात करूंगा जो बेयरिश ट्रेजेक्टरी से बाहर आ रहा है वो है डीसीबी बैंक। अगर हम थोड़ा सा इसका डेटा की मैं बात करूं तो बहुत स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहा है बिटवीन द ऑन द डाउन साइड 165 और 185, लेकिन अब स्टॉक का जो बेस है वो 180 शिफ्ट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आई कैन सी पुट राइटर्स एक्यूमुलेटिंग, और ये स्टॉक बहुत टाइम के बाद ये जोन से बाहर ट्रेडिंग करना शुरू किया है और पिछले 4 सेशंस में 16% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसमें आप 184 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट 195 का मुझे नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक मैंने वो चूज किया है जो आउट परफॉर्म कर रहा है, दैट इज दालमिया भारत। ये अपने ही सेक्टर में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। हर निचले स्तर पे आपको इसमें ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे ऐड होता हुआ नजर आया है, जैसे कल हमने देखा इसमें दोबारा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ लॉन्ग साइड पे। यहां मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 3145 और टारगेट रहेगा 3265 का। ठीक है, तो ये 2 कॉल्स हैं, इसमें डालमिया भारत है, तो खैर हम कई दिन से आपको नोटिस भी करवा रहे थे। आज हेमंत जी भी कह रहे हैं कि 3265 तक पहुंच जाएगा, ध्यान रखें 3145 का टारगेट। और एक पुल बैक वाला शेयर है डीसीबी बैंक, 195 का टारगेट, 184 का स्टॉप लॉस। ये 2 वायदा के आज बेहतरीन शेयर आपको मिल चुके हैं। अब किरण आपके शेयर्स भी चाहिए आज के। मेरा भी स्टॉक डीसीबी बैंक ही है। मेरा भी स्टॉप लॉस वही है, आश्चर्यजनक बात है, 184 का स्टॉप लॉस है और मेरे टारगेट्स 192 से 196 का है। अच्छे खासे डिलीवरी मार्किंग देखिए, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट एडिशंस, और हेमंत जी ने पूरी की पूरी बात बताई है, तो मेरा भी सिमिलर व्यू है। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा एचडीएफसी बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स पे ही मेरा ध्यान रहेगा। स्टॉप लॉस 1822 और टारगेट्स के लिए 1860। इधर भी ओपन इंटरेस्ट एडिशंस काफी देखने को मिले और डिलीवरी मार्किंग बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, डीसीबी बैंक, इन दोनों पे आप ध्यान रख सकते हैं। ये दोनों आज की कॉल्स है। अच्छा किरण, आपकी तरफ से कोई ऑप्शन का सौदा है क्या? बिल्कुल, महिंद्रा एंड महिंद्रा में बहुत स्ट्रांग चार्ट पैटर्न बन रहा है और डिलीवरी मार्किंग बहुत स्ट्रांग है। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस हो रहे हैं, पिछले 5-6 दिनों से हमें बिल्टअप देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक चीज है कि छोटा सा एक दायरा है, वो निकलेगा तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो 1500 के कॉल ऑप्शन में बहुत अच्छा जमाव देखने को मिल रहा है, तो वो टारगेट मान के चलना चाहिए। और वही पिछले स्विंग हाई के स्विंग हाई का लेवल भी 1500 के करीब ही है। तो कुल मिला के महिंद्रा एंड महिंद्रा दिसंबर 1440 एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, जो कि 23 रुपीज के करीब मिल रहा है।
स्टॉप लॉस 17 रुपए का लगाना चाहिए, और अगर मेरे टारगेट्स 1500 के अचीव होते हैं तो 70 रुपए के टारगेट्स आपको देखने को मिले। ठीक है, डीसीबी, एचडीएफसी बैंक, M&M की एक कॉल 1440 की, ये ध्यान रखें। डीसीबी दिया गया हेमंत की तरफ से भी और डालमिया भारत भी है, आपको बाय करना है। ये वादा की कॉल्स पूरी हुई, घड़ी 00 हुई आज का टुडेज ट्रेड। रजत बताइए। जी बिल्कुल, गुजरात आधारित कंपनियां बार बार कह रहे हैं कि आज फोकस में रहेंगे। उसमें एक है मेघमनी ऑर्गेनिक्स, इसमें आप खरीदारी करने का मौका है आज, और कल लेटर हाफ में देखेंगे ना बाजार बंद होते होते अच्छी पकड़ मजबूत कर गया। ये बता दूं एग्रो केमिकल, पिगमेंट और डाई सेगमेंट से जुड़ी कंपनी है, और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट बेहद पॉजिटिव है। ये बता दूं आपको कि लगातार ऑपरेटिंग सेट ऑफ रिजल्ट्स अगर आप पिछले 3 तिमाहियों से देखेंगे तो बहुत बेहतर कंपनी पोस्ट करती चली जा रही है। Q2 मुनाफा खुद 12.5 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया था, और 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी, मार्जिन पिक्चर बेहतर थी और साथ साथ ब्याज लागत कम हुई थी। कंपनी एक्सपेंशन प्लान पे काम कर रही है, और जो प्लांट्स हैं, जो क्षमता विस्तार किया है, उनका एग्जीक्यूशन 2018 और साथ साथ 2019 में हो जाएगा। उसका इंक्रीमेंटल बेनिफिट मिलेगा, यहां पर आय बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इस आधार पर ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। अपने इंडस्ट्री पी के मुकाबले कम वैल्यूएशंस पे उपलब्ध है। सुनिधि सिक्योरिटीज की मैं राय यहां पर बताऊं तो उनका टारगेट अभी के लिए 128 का है, लेकिन अगर आज आप ट्रेड करते हैं, शुरुआती सत्र में बाजार तेज खुला तो टारगेट्स रखिए 116 से 117 के रेंज पे, और स्टॉप लॉस आपको 102 का मेघमनी ऑर्गेनिक्स पे लगाकर चलना है। जी चलिए, तो ये मेघमनी ऑर्गेनिक्स है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। 104 की कल की क्लोजिंग थी, लेकिन आज वैसे ही गुजरात बेस्ड कंपनियां जो हैं वो फोकस में रहेंगी। हेमंत, बैंक्स पर भी काफी एक्शन है, कल भी सरकार की तरफ से काफी बयान आए, और एनपीए को लेकर सरकार काफी गंभीर है। आज बैंकर्स की मीटिंग भी है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। आप पीएसयू बैंक में इस समय क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? देखिए मीर, जहां तक पीएसयू बैंक्स की या ओवरऑल बैंक निफ्टी की बात रह गई, बैंक निफ्टी अभी एक रेंज में है 24,900 और 25,500, और अगर स्ट्रेंथ आनी है बैंक निफ्टी में तो क्लियर हमें रिफ्लेक्ट करेगी 25,500 के ऊपर जाकर। अब कौन से बैंक्स इसमें हेल्प कर सकते हैं? 2 बैंक बहुत ही सपोर्ट के पास हैं। एक है आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें 290 और 300 के पुट राइटर लगातार पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं, और एक है दूसरा दिग्गज एसबीआई, जिसमें भी 300 और 310 के पुट राइटर्स पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। तो यही दोनों बैंक्स मेरे ख्याल से बॉटम के पास आए हुए हैं, इन दोनों पे ही फोकस रखना चाहिए, और दोनों ही एक तरह से प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स को कवर अप करते हैं। तो मेरे हिसाब से क्योंकि दोनों सपोर्ट के पास हैं तो इनमें ही मैं बेट लेना चाहूंगा। एसबीआई में मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 308 का। मुझे लगता है दिस स्टॉक शुड मूव अप एटलीस्ट टिल 325, और आईसीआईसीआई बैंक मेरे हिसाब से एक बार बढ़ना चाहिए टूवर्ड्स 315, और इसका स्टॉप लॉस होगा 298। तो छोटे स्टॉप लॉसेज हैं, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, और ये दोनों बैंक्स मेरे ख्याल से हेल्प कर सकते हैं बैंक निफ्टी को यहां से घूमने में। ठीक है, तो आज बैंक निफ्टी के 2 बड़े प्लेयर यानी कि आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, इन दोनों पर आप ध्यान रखें। दोनों पे ही बाय है, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक।